हेलो बच्चों, तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं मनोज कुमार और आज की इस वीडियो में हम बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में 3 मार्च को होने वाले सामाजिक विज्ञान के पेपर के लिए 35 अति महत्वपूर्ण और सटीक ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो आप सभी इन प्रश्नों की एक बार ज़रूर तैयारी कर लें। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो पहला प्रश्न है बच्चों कि नेपोलियन का संबंध किस देश था? जर्मनी से, इटली से, फ्रांस से या इंग्लैंड से? तो इसका जो संबंध है बच्चों वो किससे है? वो फ्रांस से है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो इनके संस्थापक थे मैजिनी। तो क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों यहाँ पर कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 4 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी किसमें? 1885 ईस्वी में। नंबर 5 है वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, शरद चंद्र चटर्जी या अविंद्रनाथ टैगोर? तो इसके जो लेखक थे बंकिम चंद्र चटर्जी थे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि जनरल अमृतसर का जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? ये अमृतसर में हुआ था और इसे जनरल डायर के आदेश पर वहाँ पर गोलियां चलाई गई थी। तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? सबसे पहले असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था? ये महात्मा गांधी जी ने किया था। इसका प्रमुख कारण क्या था? रॉलेट एक्ट, यानी कि रॉलेट एक्ट के विरोध में ये मतलब आंदोलन शुरू किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1929 से लेकर 1930 तक। तो क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है? तो काली मिट्टी जो होती है मुख्य रूप से महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। और काली मिट्टी किस फसल के लिए बहुत उपयुक्त होती है? वो होती है कपास की फसल के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, वही क्वेश्चन जिसको मैं अभी दोहरा रहा था वही आ गया कि कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त भूमि है कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त रहती है? कपास की खेती के लिए रहती है काली मिट्टी। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, भूमि एक संसाधन है, कैसा है? प्राकृतिक है, मानव निर्मित है, सौर ऊर्जा से निर्मित है या अप्राकृतिक है? तो भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखें, निम्न में कौन अजैविकीय संसाधन है? अजैविक संसाधन वो होते हैं जिसमें जीवन नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर पशु, पौधे, मनुष्य सभी में जीवन होता है, केवल चट्टानें ही ऐसा एक संसाधन है जो कि जीवन रहित है। तो इसका आंसर यही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? देखिए, सुंदरवन राष्ट्रीय जो पार्क है वो है किसमें? पश्चिमी बंगाल में। और सुंदरवन में कौन से वृक्ष अधिक उगते हैं? वहाँ उगते हैं सुंदरी नामक वृक्ष। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो भूदान आंदोलन जो है वो विनोबा भावे जी ने प्रारंभ किया था। चिपको आंदोलन अगर पूछता है कि किससे संबंधित है तो वो है वन संरक्षण से संबंधित है। चिपको आंदोलन ऐसा ही पूछा जा सकता है आपसे। 15 है, राष्ट्रीय कार्बेट पार्क स्थित है। तो जो राष्ट्रीय कार्बेट पार्क है वो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, वन्य जीव अधिनियम कब लागू किया गया है? यानी कि कोई ना कोई वर्ष आपसे जरूर पूछा जाएगा। तो वन्य जीव अधिनियम जो है वो 1972 में लागू किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 17 में देखेंगे, उड़ीसा राज्य में हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? पहली बात तो है कि हीराकुंड बांध किस राज्य में है? तो आप बताएंगे कि उड़ीसा राज्य में है। और किस नदी पर बना हुआ है ये महानदी पर बना हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, सतलज नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? तो वो है भाखड़ा नागल बांध। तो भाखड़ा नागल जो बांध है सबसे बड़ी परियोजना भी है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 है,
निम्न में कौन रबी की फसल है? आपसे रबी की फसल की बात करें, खरीफ की बात करें या जायद की बात करें तो कोई से भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर रबी की बात की गई है, तो यहाँ पर जो है दालें जो हैं वो रबी की फसल है। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? देखिए, परंपरागत या आपसे गैर परंपरागत की बात करता है तो परंपरागत वो साधन होते हैं जो कि प्रयोग के बाद एक दिन समाप्त हो जाएंगे, और गैर परंपरागत जो कि भविष्य में निरंतर चलते रहेंगे। तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस एक दिन इनका जो प्रयोग होने के बाद ये भी समाप्त हो जाएंगे, लेकिन सौर ऊर्जा एक ऐसा है जो हमेशा चलता रहेगा। तो यही आपका गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 21 है, मुंबई हाई प्रसिद्ध है। तो जो मुंबई हाई है बच्चों, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? वो प्रसिद्ध है तेल शोधन कारखानों के लिए। ठीक है, तेल शोधन कारखानों के लिए मुंबई हाई प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है? भूतापीय ऊर्जा। पृथ्वी के आंतरिक भागों से, ठीक है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है कौन सा बच्चों? वो है उड़ीसा। उड़ीसा में सबसे अधिक बॉक्साइट उत्पादन किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 में देखेंगे, निम्नलिखित में से आधारभूत उद्योग कौन सा है? देखिए, आधारभूत उद्योग वो होता है जिस पर अन्य उद्योग टिके हों। तो ऐसा उद्योग है लोहा एवं इस्पात उद्योग। ये सभी उद्योगों का एक आधार है। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है? तो विदेशी व्यापार होता है दो देशों के मध्य होता है। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग निम्न में से किस महानगर को नहीं जोड़ता है? स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग आपको ध्यान रखना है, ये 4 महानगरों को जोड़ता है। किसको? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इन चारों को जोड़ता है। तो दिल्ली भी है, मुंबई भी है, कोलकाता भी है। तो यहाँ आगरा नहीं है, तो इसका ऑप्शन आगरा यहाँ पर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 है कि वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो सभी को पता है कि वो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 है, यहाँ पर वर्तमान समय में भारत में कितने संघीय राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 है कि समवर्ती सूची पर कानून बनाता है। तो समवर्ती सूची पर कानून कौन बनाता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, केवल राज्य सरकार या उपरोक्त ए और बी दोनों? तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही होगा, क्योंकि समवर्ती सूची पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही कानून बना सकती हैं। अब देखिए, सूची की बात करें अगर हम, तो राज्य सूची पर केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है और केंद्र सूची पर केवल केंद्र सरकार ही कानून बनाती है, लेकिन समवर्ती सूची पर दोनों ही कानून बना सकती हैं। तो इनमें कौन कौन से विषय आते हैं आपको वो भी ध्यान से याद कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। तो पंचायती राज की जो स्थापना हुई थी वो 1992 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। तो क्वेश्चन नंबर 31 है कि सामाजिक विभाजन अधिकांशतः निर्भर करता है। तो सामाजिक विभाजन होता है वो अधिकांश जन्म पर निर्भर करता है। तो क्वेश्चन नंबर 32 है, धर्मनिरपेक्ष राज्य में। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या होता है कि सभी धर्मों का समान समझना, सभी धर्मों को राज्य समान समझता है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 33 है, विश्व के किस देश को लोकतंत्र का घर कहा जाता है? तो वो कहा जाता है स्विट्जरलैंड को। तो क्वेश्चन नंबर 34 है, भारतीय लोकतंत्र के समक्ष कौन सी चुनौती नहीं है? चुनौती नहीं है की बात कर रहा है यहाँ पर। देखिए, जातिवाद की एक चुनौती भी सामने है और असमानता की चुनौती भी सामने है। सांप्रदायिकता जो है वो सबसे बड़ी चुनौती है, और यहाँ पर जो है साक्षरता एक चुनौती नहीं है, क्योंकि यहाँ नहीं की बात की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का अधिक उपयुक्त मापदंड है? अधिक उपयोग यानी सबसे अधिक जो उपयुक्त मापदंड है वो कौन सा है?
राष्ट्रीय आय है, प्रति व्यक्ति आय है, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।